the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हो आप सब। फिर शुरू करता हूँ मैं कैश बुक के बारे में। पिछले वीडियो मैंने बात करी थी कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम, उसी का ये सेकंड पार्ट है। उसमें कुछ बात रह गई थी, एक वीडियो में पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए हम उसके सेकंड पार्ट को फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें उसमें कहने से लिखने से रह गई थी, तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक वीडियो बना रहे हैं। आप गौर से देखिए, पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से देखिए, तब मुकम्मल ये आ जाएगा। कुछ बातें हमने पिछले वीडियो में बता रखी है, जैसे ये नाम लिखना, सब कुछ वैसा ही चल रहा, सब वही है, उसी का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने एक पीरियड में ख़त्म किया था। उसी कैश बुक लिखने में कई बातें अभी और आ सकती हैं जिनको हमें कैश बुक में ही लिखना है। जैसे हम बात कर रहे थे कि ये रिसिप्ट है और ये पेमेंट है। ये हमारे रिसिप्ट कैश में हो सकते हैं, चेक में हो सकते हैं। तो बैंक से पेमेंट का होना, कैश से पेमेंट का होना, बैंक में रिसिप्ट होना या कैश में रिसिप्ट होना, बस ये दो खास बातें हैं, रिसिप्ट होना और पेमेंट होना, कैश में या फिर चेक से। बैंक के बारे में खास बात है कि बैंक में कैसे रिसिप्ट और पेमेंट होता है। दो वर्ड और इस्तेमाल करते हैं बैंक के लिए। एक हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिपॉजिट। जब जब डिपॉजिट की बात आएगी, इसका मतलब बैंक में रिसिप्ट हो रहा है। और दूसरा वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं विड्रॉल, विड्रॉल फ्रॉम बैंक। तो जब ये वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा विड्रॉल फ्रॉम बैंक, इसका मतलब वो पेमेंट है बैंक से। तो वही कहानी है रिसिप्ट और पेमेंट, कैश में या फिर चेक से, जो भी हो लिखना वैसा ही है। रिसिप्ट को रिसिप्ट साइड में, पेमेंट को पेमेंट साइड में। तो आप खास ध्यान दे रहे हैं जरा बैंक में। कैश वाला तो रिसिप्ट पेमेंट बहुत ही इजी है, आसान है समझने में भी और लिखने में भी। बैंक वाले में थोड़ी बहुत कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, और दोनों एक साथ है, थोड़ा कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। लेकिन आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। आप ये सोचिए कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसका रिसिप्ट यानी डिपॉजिट बैंक में हो रहा है और पेमेंट यानी विड्रॉल बैंक से हो रहा है। इसी का ध्यान रखना है। जब बैंक से हम लोग विड्रॉ करेंगे तो पेमेंट मानेंगे उसको, और जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे कुछ भी, वो हमारे लिए रिसिप्ट कहलाएगा। तो चलिए खास कुछ आइटम्स है बैंक के लिए, उस पर बात करते हैं। एक बात और हो सकती है, जो ओपनिंग बैलेंस हम लोग लेकर चलते थे, ओपनिंग बैलेंस यानी पिछले पीरियड का जो क्लोजिंग बैलेंस था, वो इस नए पीरियड के लिए स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो वो ओपनिंग बैलेंस कैश का भी हो सकता है, बैंक का भी हो सकता है। कैश का ओपनिंग बैलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये जो बैलेंस है, क्या पता बैंक का बैलेंस हमारा नेगेटिव बैलेंस आ जाए। बैंक का नेगेटिव बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। बैंक का नेगेटिव बैलेंस का मतलब होता है बैंक का सीआर बैलेंस। तो सीआर बैलेंस बैंक का बोलेंगे तब भी नेगेटिव है, सिर्फ नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करोगे तब भी नेगेटिव है, और ओडी बैलेंस कहेंगे तब भी वो हमारे लिए नेगेटिव बैलेंस है। कई बार लोग इसको अनफेवरेबल बैलेंस कह देते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हमारा अमाउंट बैंक में निकलेगा, हमारे रुपया बैंक में है, बैलेंस हमारा बैंक में है, तो उसको हम लोग फेवरेबल बैलेंस कहते हैं। हमारा पैसा हम बैंक से ले सकते हैं। लेकिन कई बार हमारे एग्रीमेंट, हमारे समझौते के अनुसार ज़्यादा रुपया निकाल लेने पर बैंक वाले का मेरे ऊपर, ग्राहक के ऊपर निकलने लगता है। यानी जो हमारा अमाउंट डिपॉजिट था उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, तो इस प्रकार जो बैलेंस आएगा, अब बैंक का बैलेंस मेरे ऊपर निकलेगा, जिसका नाम होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जब ओपनिंग बैलेंस के रूप में बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो उसको हम लोग लिखेंगे किधर, सीआर साइड में, यानी ये बाई साइड में। तो लिख सकते हैं बाई बैलेंस बीडी, संकेत इसमें है ओडी, ओवरड्राफ्ट 8,800। इसका मतलब क्या है कि पिछले पीरियड में हमने बैंक से ज़्यादा निकाल लिया है, विड्रॉ कर लिया या पेमेंट कर दिया है। नतीजा उल्टा हो गया, बैंक वाले का मेरे ऊपर निकल रहा है,
तो लिख दिया है बैलेंस BD OD हो गया। ये कुछ भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। लेकिन जो कैश का बैलेंस है ये बैलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब भी अगर होगा तो ये डेबिट साइड में ही आएगा, यानी रिसिप्ट साइड में ही होगा। ये कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, ये उल्टा साइड में नहीं आ सकता। अगर कभी भी ये कैश का ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस अगर नेगेटिव आ जाए या CR बैलेंस आ जाए, इसका सीधा मतलब कि हमें वर्क करने में कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है। तो हम लोग अपने वर्क को चेक कर सकते हैं, प्लस माइनस को चेक कर सकते हैं, क्योंकि कैश जो है इसका बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर हो गया है नेगेटिव तो हमारे फॉल्ट कहीं ना कहीं तो चेक कर सकते हैं, इसको हो सकता है। लेकिन जो हमारे बैंक के बैलेंस है वो दोनों पॉसिबल है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ओपनिंग बैलेंस बैंक का नेगेटिव है तो CR साइड में लिख देंगे, और वो पॉजिटिव है तो DR साइड में लिख देंगे। तो पिछले हमने दिखा रखा था फर्स्ट पार्ट में, हमने अब पार्ट 2 लिख दिया है, इसका डबल कॉलम कैश बुक 2 लिख दिया है। उसी को हम दो नंबर संकेत दे करके आगे बढ़ा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, कुछ एंट्रीज हमारी रह गई थी जो बैंक से ज्यादा कनेक्टिंग है। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग के बारे में, हमने समझा दिया। ये ओपनिंग दोनों आप समझ चुके होंगे, ये दोनों की बात खत्म कर देते हैं फिलहाल। चलिए, हम माल खरीद रहे हैं। देखो 10/5 में, जो पिछला हमने काम किया था अप्रैल में किया था, अप्रैल महीना खत्म हो चुका है। बात आगे बढ़ते बढ़ते मई में आ गई। तो मई महीना में देखा हमने कि 10 मई को माल परचेस किया है, कितने के 20,000 का। और ये माल हमने मान लिया है कि 18% GST वाले गुड्स हैं। तो जब 18% GST वाले गुड्स हैं और विद इन स्टेट हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो इस पर जो बिल बना होगा, परचेज बिल हमारे पास जो आया होगा, उस पर CGST भी लगा होगा। 9% संकेत दे दिए हैं, दिया जा सकता है। और SGST लगा होगा कितना, 9%। यहाँ हमने थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया है, यहाँ लिख दिया है CGST पेड 9%, यहाँ लिख दिया है SGST पेड 9%। ये पेड वर्ड तब आता है जब हम लोग माल खरीदते हैं और उसके साथ पे करते हैं। तो पेड, ये GST पेड है। और कितने रेट से पेड है, एक संकेत हमें दे रखा है, नोटेशन दे रखा है 9%। तो दोनों आधे आधे हैं, इक्वल होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसलिए ये 18% वाले हमारे गुड्स हैं। तो गुड्स का वैल्यू ये है 20,000, 20,000, और दोनों इक्वल हो गया 1818 से आ जाएंगे। ये रेट से निकल गया 9% के हिसाब से। तो ये हमने माल तो खरीदा है, नगद माल खरीदा है, कैश हमारा परचेज है। तो हमारे ऊपर है पेमेंट कैसे करें। या तो पेमेंट के रूप में कैश दे सकते हैं। अगर हम कैश देते तो इस कैश कॉलम में लिखते। हमने कैश नहीं दिया है, हमने चेक पेमेंट कर दिया, यानी चेक से पेमेंट कर दिया इनको। तो जब चेक से पेमेंट किया तो बैंक से विड्रॉल हुआ होगा, पार्टी को बैंक से ट्रांसफर हो चुका होगा। तो ये हमने बैंक कॉलम में लिख दिया, ये अलग अलग बाइफरकेट करके लिख दिया। इस प्रकार ये हमारी एंट्री समझ में आपको आ चुकी होगी। ये एंट्री खत्म। हम लिख सकते हैं, बताना था कि इसको पेड लिख सकते हैं। जब जब परचेज करेंगे उस पर चुकाए गए GST को हम लोग GST पेड लिख सकते हैं। बगल में रेट का संकेत दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब ये 18% गुड्स परचेज किया है तो सेल भी करेंगे। अगर नगद सेल करते हैं, अगर कैश सेल हमारा है तो सेल करेंगे तो रिसिप्ट होगा। अब रिसिप्ट होगा तो वो कैश में भी हो सकता है और चेक में भी हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि जब हमने उसको सेल किया है, सेम वही रेट वाले माल है, जब सेल किया है तो कैश में मिला है। तो जब कैश में रिसिप्ट होगा तो हमने कैश कॉलम में लिख दिया, वही सेम रेट है। ये 10,000 क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है गुड्स का। उस पर हमने दोनों टैक्स, एक वर्ड यहाँ पर चेंज किया है, कलेक्टेड। जब हम लोग सेल करते हैं गुड्स का और उस पर जो GST चार्ज होता है उसके दो नाम से पुकारते हैं। एक तो हम लोग आउटपुट GST कह सकते हैं, अगर आउटपुट ना कहें तो GST कलेक्टेड वर्ड डाल सकते हैं। तो जब GST कलेक्टेड आए इसका मतलब वो सेल पर है, और जब GST पेड वर्ड आए इसका मतलब वो परचेज पर है। तो सेम वही चीज है, CGST कलेक्टेड 9%, SGST कलेक्टेड 9%।
जो हमने सेल किया है उस सेल वैल्यू पर ये निकाला जाता है, क्लियर है। और जो सेल किया है बिल बना होगा, तीनों फिगर आया होगा, तो हमने पार्टी से तीनों इकट्ठे लिया है और इस प्रकार तीनों का हमने यहाँ पर रिसिप्ट साइड में डाल दिया है। ये भी क्लियर है। ये कैश मिला हुआ, हम कैश ले सकते हैं जैसा हमारे पार्टी के साथ अरेंजमेंट होगा उस प्रकार, ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर बैंक ने, हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई चार्ज काट लिया हो, हमारे अकाउंट से बैंक कई प्रकार के चार्जेस काटते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता। जब हम लोग स्टेटमेंट लेके आते हैं, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक में एंट्री करवाते हैं, पासबुक को अपडेट करवाते हैं, तो उसमें यह बात दिखाई पड़ती है कि बैंक ने क्या क्या आइटम डिपॉजिट किया है, कौन कौन सा आइटम डिडक्शन किया है उसमें। तो पता चलता है कि बैंक ने एक चार्ज काट लिया है। बैंक ने हमें चेकबुक इशू किया होगा, चेकबुक इशू किया, वो काट लिया, कितने हमारे अकाउंट से 400 रुपये काट लिया। बैंक काटना मीन्स हमारे अकाउंट से विड्रॉ होना या हमारे अकाउंट से बैलेंस को घट जाना, और बैलेंस का घटना मतलब क्या है, वो पेमेंट के रूप में चला जाएगा। इसलिए हम उसको पेमेंट साइड में लिखेंगे। किस नाम पर कटा है, उन्होंने खुद लिखा होगा चेकबुक, लेकिन हमें चेकबुक एक संकेत के रूप में देना है, एक इंडिकेट करना है, क्योंकि हम जब इतना लिखेंगे तो बैंक वाले कई प्रकार से नाम रखकर काटते हैं। चेकबुक चार्ज काटते हैं, फोलियो चार्ज काटते हैं, इंसिडेंटल चार्ज काटते हैं, ट्रांसफर चार्ज काटते हैं, कमीशन भी काटते हैं, इन ऑपरेटिंग चार्जेस भी काटते हैं, इंसिडेंटल पता नहीं कौन कौन चार्ज काटते रहते हैं। तो इन सभी के नाम से अगर हम अलग अलग काम करेंगे तो हमारे थोड़ा सा खाता भी भर जाएगा। तो इन सब के लिए एक नाम देना चाहते हैं, और वो नाम हमारा सटीक नाम बैठता है बैंक चार्ज। बैंक चार्ज हमारे लिए एक्सपेंस है, और इस बैंक चार्ज में वो अलग अलग नाम आते रहेंगे, तो उस अलग अलग नाम को हम लोग एक संकेत दे सकते हैं, एक ब्रैकेट में हम इंडिकेट कर सकते हैं कि ये जो बैंक चार्ज है किस चीज के लिए। तो वही ये संकेत है, लेकिन मेन हेडिंग हमारा है ये बैंक चार्ज। ये हमारे अकाउंट से पेमेंट के रूप में गया है, अलग हुआ है, इसलिए पेमेंट साइड में है। डेट तो कोई टेंशन नहीं है, और ये अमाउंट यहाँ हमने कर दिया, तो ये भी चलेगा, यहाँ हमने इसको भी कर दिया। बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हम लोग सैलरी या वेजेस पेमेंट करते हैं चेक के द्वारा। अगर हमारे यहाँ बैंक के साथ अरेंजमेंट है, तो जितने हमारे कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज है, उन सबके हम एक लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बनाने के बाद उनके पेमेंट का लिस्ट बना लिया, किसका कितना पेमेंट ड्यू है, और सारे उनके सैलरी अमाउंट जोड़कर एक फिगर हमने इकट्ठा कर लिया, और सारे नाम के सामने उनका अकाउंट नंबर भी लिख दिया, क्योंकि हम सारे अपने कर्मचारियों को अपने बैंक में अकाउंट खुलवा लिए हैं। जब सबका अकाउंट खुल गया है उसी बैंक में, जिस बैंक में हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है, उसमें हमारे रुपए अब पेमेंट करना है, तो बजाय इनके अपने ऑफिस के खिड़की और काउंटर पर लंबी लंबी लाइन लगाकर पेमेंट करना, बेहतर है कि आप एक चेक काटिए, और एक चेक में और सारे अमाउंट आ जाएंगे जितना हमको सैलरी के नाम पर पे करना है, और एक लिस्ट, कर्मचारियों की लिस्ट, बगल में उनके अकाउंट नंबर, और एक एडवाइस लेटर या इंस्ट्रक्शन लेटर बैंक के नाम से हम लिखते हैं कि इन लोगों के इस अकाउंट पर इतना इतना अमाउंट ट्रांसफर करना है। तो जिस कर्मचारी के जितने सैलरी बनती है उसके नाम पर उतना अमाउंट लिखा हुआ है, बगल में उसका अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है, और सारे अमाउंट जोड़ देंगे तो एक टोटल फिगर आएगा, और जो टोटल फिगर आया है, टोटल सैलरी का जो टोटल फिगर आया है, उतने का हम एक चेक काट देते हैं, और बैंक में वो कर्मचारियों के लिस्ट, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर और वो चेक भिजवा देते हैं। जैसे ही बैंक में जाएगा, बैंक वाले हमारे लेटर के अनुसार उन सारे कर्मचारियों के अकाउंट में उतने अमाउंट काट कर हमारे अकाउंट से ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस प्रकार इन सबको पेमेंट भी हो जाता है, और हमें ज्यादा अपने काम रोककर सैलरी बांटने वाला काम से छुटकारा मिल जाता है। ओके, तो इस प्रकार जैसे अब सैलरी हम भेजते हैं, तो ये भी तो हमारे बैंक से एक प्रकार का विड्रॉल है, ये भी पेमेंट है। इसलिए कहाँ लिखेंगे इसको, पेमेंट साइड में तो लिखेंगे। क्या मेन हेडिंग है सैलरी, और कहाँ से पेमेंट चला गया, बैंक से, इसलिए बैंक कॉलम में आ गया। पूरा डिटेल कहाँ होगा,
सैलरी शीट में होगा, हमारे जो लेटर तैयार है सारे कर्मचारी सारे वर्कर्स के उस लिस्ट में होगा, सब वहां से मिल जाए, कहीं ना कहीं फाइल में रखा गया होगा। क्योंकि पूरी फाइल पूरे लिस्ट यहाँ देना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ एक इंडिकेशन है कि मंथ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, एक इंडिकेशन मिल गया कि ये सैलरी किस महीने का है, तो अप्रैल का है, लेकिन है ये सैलरी। और इस पेमेंट के लिए हम एक चेक काटते हैं और उस चेक का अधकट्टी जो है काउंटर फाइल हमारे बुक में रह जाता है और मेन चेक हम बैंक में भेज देते हैं। उस चेक का चेक नंबर है जो हम अपने रेफरेंस के लिए अपने यहाँ नोट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है वाइड चेक नंबर डॉट डॉट डॉट, कुछ तो नंबर होगा हमारे चेक का। जब भी जरूरत पड़ती है उस चेक नंबर को निकाल कर हम लोग अपना टैली कर लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। एक रेफरेंस नंबर आता है, क्योंकि चेक बुक हमको मिला होगा, सीरियल नंबर होगा उसमें चेक में, तो कोई नंबर इधर उधर हम लोग मिलाते हैं, मिलान करके चेक नंबर कहाँ गया तो पता चल जाएगा कि हमने सैलरी के लिए उस चेक को जारी किया था। तो ये भी हमारे बैंक से पेमेंट माना जाएगा। तो ये भी हमारा काम हो गया, ये पेमेंट साइड में है। आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं। अगर हमने कंप्यूटर खरीदा है, हमने कोई भी एसेट खरीदा है, तो सब एग्जांपल है, कंप्यूटर खरीद सकते हैं, फर्नीचर खरीद सकते हैं, अलमीरा खरीद सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद सकते हैं। उसका पेमेंट हम लोग बैंक से जब देंगे, जब पेमेंट बैंक से देंगे तो पेमेंट साइड में ही लिखेंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल है कि कंप्यूटर खरीदा है, तो जहां से कंप्यूटर लिया होगा वहां से एक बिल आया होगा, इनवॉइस आया होगा, उस बिल में सेलर ने कंप्यूटर का अलग अमाउंट लिखा होगा और उस पर कितना जीएसटी बनता है। चलो मान लेते हैं 18% वाला है आइटम। अब 18% है, कभी 28% है या 12%, वो तो डिपेंड करता है कि रेट कब बदल जाएगा। तो यहाँ पर गड़बड़ी रेट का नहीं है, वो तो हमको जो बिल मिलेगा उस बिल में ही रेट लिखा होगा, उस बिल में ये अलग अलग बातें लिखी गई हैं, तो कोई टेंशन नहीं, हम वहां से ले लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा 18% वाले आइटम है। जब हमने कंप्यूटर परचेज किया है तो पेमेंट हम पर डिपेंड करता है कि कैश में पे करें या चेक में पे करें। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से इस कंप्यूटर का पेमेंट कैश में किया है, इसलिए कैश कलम में दिखला दिया और यहाँ बगल में लिख दिया CGST पेड, पेड वर्ड लगा दिया, यानी पेड भी लगा सकते हैं या इनपुट CGST ये भी कह सकते हैं। पहले कुछ ऐसा ही होगा, तो ये भी हमारी बात समझ में आ चुकी है, ये भी हो गया। लेकिन ध्यान रखना कि एक कैश में पेमेंट गया, ये भी हो चुका। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस हमें पे करना होता है, वो चाहे कोई भी इंश्योरेंस हो, पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस हो या हमारे बिजनेस का, स्टॉक का, मशीन का, बिल्डिंग का, किसी प्रकार का इंश्योरेंस हो। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि हमारे पॉलिसी नंबर ये हैं, इस नाम से है और इतने के प्रीमियम आता है, छमाही या ईयरली या जैसा भी होगा। हमने इसका डॉक्यूमेंट बैंक वाले को दे दिया है, एक रिक्वेस्ट लेटर दे दिया है, क्योंकि हमारे पास समय इतना नहीं बचता, हम डिले कर सकते हैं। तो बैंक वाले के पास हमारे टोटल ये इंश्योरेंस का इंस्ट्रक्शन डिटेल पहुंच चुका है, कितना अमाउंट देना है वो भी वहाँ पर सूचना है। बैंक वाले ने हमारे अकाउंट में उसको अटैच कर दिया और इसकी सूचना हम अपने इंश्योरेंस कंपनी को भी दे देते हैं। तो जब इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम लेना होता है तो हमें एक नोटिफिकेशन आया होगा लेटर के नाम पर और सीधे हमारे बैंकर को इंश्योरेंस कंपनी भेजती है, प्रीमियम के लिए डिमांड करती है। और जैसे बैंकर को प्रीमियम के लिए नोटिस से डिमांड मिलता है तो बैंक वाले ने हमारे अकाउंट से वो प्रीमियम का अमाउंट सीधे इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। और इसकी सूचना या तो हमें पहले मिल जाए फिर बाद में मिले, कोई बात नहीं है। लेकिन जब बैंकर हमारे अकाउंट से इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करे या पेमेंट करे तो पेमेंट साइड में तो लिखेंगे, और पेमेंट साइड में लिखे किस मद में पेमेंट है, किस आइटम के नाम पर पेमेंट है, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पर है। बैंक वाले ने ट्रांसफर कर दिया है और वो अमाउंट बैंक कॉलम में लिखें, क्योंकि बैंक से वो पेमेंट गया है। तो इस प्रकार हमारे इस कैश बुक में बैंक कॉलम में ये आ सकता है। हो सकता है कि इंश्योरेंस हम नगद कैश में दे रहे हो, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर कैश में हम पे कर रहे हैं तो इस कैश कॉलम में लिख देंगे। हम पे नहीं कर रहे, हमारा बैंक हमारे तरफ से पे कर रहा है एज पर आवर स्टैंडिंग ऑर्डर, यहाँ लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में क्या स्टैंडिंग ऑर्डर है, हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है तो लिखा है ना एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, ये प्रीमियम जा चुका है।
तो जब पेमेंट हो गया बैंक से तो ये भी हम लिखेंगे उस चीज में। ये बात समझ में आ चुकी होगी। ऐसा भी हो सकता था कि हम खुद इस प्रीमियम को पे करें, चेक काट के पे कर दें। तो अगर हम चेक यहाँ से काटते अब प्रीमियम के लिए, तभी वो चेक कहाँ जाएगा? बैंक से उसका पेमेंट फिर होगा इंश्योरेंस कंपनी को। तो बैंक ने, तब भी हम इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम ही लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टैंडिंग ऑर्डर ना लिख करके हम चेक नंबर लिख देंगे कि जो हमने चेक काट कर दिया है इस प्रीमियम के लिए कितना नंबर है इसका, और वो चेक इंश्योरेंस कंपनी बैंक में जमा करके कलेक्शन कर लेगी, बात खत्म हो जाएगी। तो दोनों सिस्टम है। या तो हमने पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखा है बैंक वालों को कि हमारे तरफ से पे कर दो, तब तो ये वर्ड लिख देंगे। अगर ऐसा नहीं किया है तो हमें खुद चेक जमा करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी में, और इंश्योरेंस कंपनी अपने मीडियम से अपना वो करा लेगी, बैंक से कलेक्शन कर लेगी। तभी हमें यही वर्ड लिखना है उस तरह से। तो ये भी बात समझ में आ चुकी है आपको। ऐसा भी है, बैंक से जब जब विड्रॉ होगा, किसी नाम पर विड्रॉ हो, वही बैंक से पेमेंट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इस साइड आते हैं, रिसिप्ट साइड में। यहाँ 18(5) में है कि मोहन एंड ब्रॉस, ये हमारी पार्टी है मान लीजिए, क्योंकि माल हम खरीदते हैं, माल बेचते हैं, तो कोई भी पार्टी हो सकती है जिसको हमने उधार बेचा हो, कभी बेचा हो, क्रेडिट बेचा हो। तो वो पार्टी हमें जब पेमेंट देगी तो दोनों मोड हैं, या तो वो कैश दे दे पेमेंट, तो पेमेंट कैश हम लेंगे तब भी रिसिप्ट है, तो कैश कॉलम में लिखेंगे। अब कहीं वो पार्टी हमको पेमेंट दे तो रही है, यानी हम रिसिप्ट कर रहे हैं लेकिन चेक में कर रहे हैं, तो चेक घर में रख कर क्या करेंगे? ड्रॉर में रख कर क्या करेंगे? जैसे ही पार्टी ने पेमेंट के रूप में चेक दिया, ये मान लिया कि हमने बैंक में उसको डिपॉजिट कर दिया, तो जब हम किसी पार्टी का चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे वो भी कैश बुक में आएगा। तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे पार्टी का नाम, और चेक का अमाउंट कहाँ लिखेंगे? अपने बैंक में, यानी बैंक में ये डिपॉजिट हो गया तो चला गया डिपॉजिट कॉलम में। एक इंडिकेशन देंगे कि ये जो मोहन एंड ब्रॉस से जो चेक हमने लिया और जमा कर दिया है बैंक में, उसका नंबर कुछ तो रहा होगा, या वो चेक किस बैंक का रहा होगा। मेरे अकाउंट किसी भी बैंक में है, पार्टियां हमको किसी भी अन्य बैंक का चेक दे सकती हैं, तो किसी अन्य बैंक का चेक किसी भी बैंक में जमा हम लोग करा सकते हैं। सिमिलरली इस पार्टी ने हमको जो चेक दिया है, SBI का चेक दिया है, तो हमने यहाँ पर वो चेक नंबर नोट कर लिया है, और किस बैंक का वो चेक था वो भी नोट कर दिया है। कितना अमाउंट था? 20,000 था, बैंक में जमा करा दिया, कहानी खत्म। तो इस प्रकार रिसिप्ट ये भी हो गया, आप समझ सकते हैं। कैश बुक में वो भी आ गया, यानी किसी कस्टमर का चेक मिलना और उसे बैंक में जमा कराना हमारे लिए रिसिप्ट है, लेकिन वो बैंक में डिपॉजिट हो गया, बैंक कॉलम में लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी हम कई जगहों पर इन्वेस्ट करते रहते हैं, किसी कंपनी में शेयर ले रखा है, तो कंपनियों से अगर हमें डिविडेंड मिलता है तो वो डिविडेंड कंपनियां सीधे हमारे अकाउंट में भेजती हैं। जब हम लोग शेयर खरीदते हैं उस समय कंपनियां हमारे सारे बैंक के डिटेल मांग लेती हैं, हमने दे रखा है। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो सीधे उसका चेक हमारे बैंक अकाउंट में आता है। तो बैंक अकाउंट में आएगा तो क्या होगा? डिपॉजिट होगा। और ये सूचना हमें पासबुक देखकर या बैंक स्टेटमेंट देख करके पता मिल जाती है। तो जैसे हमने देखा स्टेटमेंट कह रही है तो डिविडेंड आया है, बैंक में जमा है, तो उसको हम अपने कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं। चूंकि रिसिप्ट है, बैंक में जमा है मीन्स रिसिप्ट है। तो क्या रिसिप्ट है? तो डिविडेंड रिसिप्ट है, तो हमने उसका नाम लिख लिया, ठीक है। और चेक नंबर अगर पता है हमको तो यहाँ पर चेक नंबर भी डाल दिया। ऐसा भी हो सकता है कि बजाय सीधे बैंक में जाने के हमारे ऑफिस में चेक आ रहा हो, तो जब ऑफिस में चेक आएगा डिविडेंड का तो हम क्या ऑफिस में थोड़ा रखेंगे, उसको हम बजाते अपने नोट कर लेंगे। इनकमिंग चेक बुक में नोट करने के बाद चेक को फौरन बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो जैसे ही बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो ये रिसिप्ट हो जाएगा, हमारा बैंक कॉलम में जाएगा ही, और तब भी हमें यहाँ पर चेक नंबर उसका नोट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि हमें भी जरूरत है अपने ऑफिस के खर्चे के लिए कैश निकालने की जरूरत है, तो हम अपने किसी चला चपाटी या चपरासी को भेजते हैं बैंक जाओ रुपया निकाल के आओ, या हम जाकर खुद विड्रॉ करते हैं सेल्फ चेक से। तो जब अपने ही बैंक से हम रुपया निकालेंगे, इसकी घटना क्या होगी?
वो कैश हमारे शॉप या बिजनेस में आएगा, यानी कैश रिसिप्ट होगा, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि वो बैंक से पेमेंट भी हो रहा है। तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाता है। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, जब हम ऑफिस से कैश जमा करते हैं बैंक में या बैंक से निकालते हैं ऑफिस के लिए, ये कॉन्ट्रा कहलाता है। दोनों घटनाएं होती हैं। बैंक से कैश निकालने का मतलब है कि कैश रिसिप्ट हुआ, और बैंक से निकला इसका मतलब बैंक के द्वारा पेमेंट भी हुआ। तो दोनों चीजें हैं, तो दोनों साइड में एंट्री आएगी, सेम डेट सेम अमाउंट बोथ साइड। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कॉन्ट्रा से। तो हमने निकाला है 25 तारीख में कैश विड्रॉ किया है बैंक से, तो बैंक से जब हम निकाले ऑफिस में लेकर आए तो ये तो कैश रिसिप्ट हो गया। तो जब रिसिप्ट हुआ तो कैश कॉलम में हमने नोट कर दिया इसको। तो साथ ही साथ ये बैंक से पेमेंट भी है, ये तो पेमेंट साइड में भी आएगा। आमने सामने हो कोई जरूरी नहीं है, डेट सेम होना चाहिए। तो 25/5 में यहाँ है, 25/5 में यहाँ है, दोनों को सी से डिनोट किया गया है, सी से। तो 25/5 में ये कॉन्ट्रा हो गया, बैंक से पेमेंट हो गया, लिख दिया, और ये कैश के नाम पर रिसिप्ट यहाँ हो गया, हमने इसको भी नोट कर दिया। जब हमने रुपया निकाला था बैंक से विड्रॉ किया था तो कोई ना कोई चेक नंबर तो होगा, उसका नंबर तो है, और उसको हमने इंडिकेट कर दिया था कि ये सेल्फ निकाला था, सेल्फ निकलता है चेक। तो कितना नंबर चेक था अपन नोट कर दिया, और ये हमारे एक इंडिकेशन, हमारे एक रेफरेंस नंबर में काम करता है। तो ये भी बात समझ में आ चुकी है, कॉन्ट्रा है, दोनों साइड में होंगे, ये भी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। कोई मोहन नामक व्यक्ति है, एक मोहन है, इनसे हमें लोन लेना था। मोहन ने प्रॉमिस किया, ठीक है हम चेक काट कर आपको लोन दे देते हैं, अपने जान पहचान वाले हो सकते हैं। तो मोहन ने हमें 8,000 का लोन दिया, लेकिन चेक काट कर दे दिया। तो चेक हम क्या करेंगे, चेक को सीधे बैंक में जमा कराएंगे, है तो लोन। तो बैंक में जमा कराएंगे तो इसका मतलब वो रिसिप्ट है। किसमें रिसिप्ट है, बैंक में, इसलिए हमने रिसिप्ट साइड में उसको लिखा। और मोहन का नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि जब चुकाने की बारी आएगी तो मोहन को ही चुकाना पड़ेगा, इसलिए उनका नाम है। तो मोहन से लोन अकाउंट हो गया। तो चेक का नंबर कितना था हमने यहाँ बगल में नोट कर दिया ब्रैकेट में, इससे पता लग गया कि हमने मोहन से लोन लिया था, चेक इतना नंबर इतना था, और हमने बैंक में जमा कर दिया था, आ चुका है, ये बैंक में जा चुका, ये भी क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। कमीशन रिसिप्ट। अगर हम ऐसा काम करते हैं, कहीं किसी पार्टी से हमें कमीशन मिलता है, रिसिप्ट करते हैं, तो ये कमीशन हो सकता है कि हम कैश में रिसिप्ट करते हैं, ये कमीशन हो सकता है कि हम चेक में रिसिप्ट करते हैं। कैश में रिसिप्ट करेंगे तब भी आएगा रिसिप्ट साइड में, और चेक में मिलेगा हमको तब भी आएगा इसी साइड में, रिसिप्ट साइड में आएगा। तो अगर कैश में ये मिलता है, कमीशन रिसिप्ट कैश में मिलता है, तो रिसिप्ट साइड में तो आएगा, और अमाउंट लिखेंगे हम कैश कॉलम में। अब कहीं ये चेक में मिलता है, चेक में रिसिप्ट करेंगे तब भी लिखेंगे रिसिप्ट साइड में, नाम तो वही कमीशन रिसिप्ट, लेकिन अमाउंट कहाँ लिखेंगे, बैंक कॉलम में। और कितना नंबर चेक है, वो चेक हमको मिल जाएगा, चेक का नंबर हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ये जो कमीशन मिला है चेक के रूप में, कितना नंबर चेक है नोट कर लेंगे, जमा करने पर अमाउंट कहाँ लिख दिया, बैंक कॉलम में लिख दिया, क्लियर है यहाँ पर। तो इस प्रकार हमारा डबल कॉलम कैश बुक का दोनों काम चल रहा, दोनों साइड में। आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं। 25 वाला हमने काम कर लिया। ये 25 तारीख में, 25 में 2 एंट्री है यहाँ पर। एक तो हमारा कंट्रा वाला है जो बैंक से निकाला है, विड्रॉ किया, दोनों साइड में आ गया। एक 25 तारीख में मोहन एंड ब्रॉस। ये ध्यान देने की बात है कि ये जो चेक है, यहाँ देखना, 18 तारीख में जो चेक हमको मिला था, हमने बैंक में जमा कर दिया था, ओके हो गया। 18 तारीख को जमा किया था, हमें 25 तारीख को सूचना मिली कि वो चेक बाउंस कर गया। इसको बाउंस करना भाषा बोलते हैं कि जो हमने चेक जमा किया था, 2-4 दिन बाद पता चला कि बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, कोई कारण रहा होगा, और उसकी सूचना हमको मिल गई, वो हो गया डिसऑनर, वो चेक रिटर्न बैंक वाले ने वापस कर दिया कारण लिख करके। तो जब ऐसा होगा कि कोई चेक हमने बैंक में जमा किया था तो रिसिप्ट साइड में लिख तो दिया, लेकिन जैसे ही किसी वजह से वो बाउंस कर जाए या रिटर्न कर दे बैंक वाला या डिसऑनर हो जाए, तो सेम उसी चीज को हमें रिवर्स करना पड़ता है ताकि उसके इफेक्ट को समाप्त किया जा सके। तो जब हमने डिपॉजिट किया था तो रिसिप्ट साइड में लिखा,
और जब वो खत्म हो गया, फेल कर गया, रिटर्न हो गया, तो उसको हम एज पेमेंट टाइप के मान लेंगे और पेमेंट साइड में लिख देंगे। डेट हमको पता रहेगा, क्योंकि जिस दिन हम चेक जमा करते हैं उसी दिन बाउंस की बात कम आती है, तो उसको यहाँ लिख दिया गया। चेक नंबर वही हो सकता है, यहाँ पर लिखा गया है रिटर्न या डिसऑनर, या तो रिटर्न कर दिया फिर डिसऑनर हो गया। तो ये भी हमारा हो चुका है। चेक अगर बाउंस कर जाए तो कैसे एंट्री करेंगे? चेक मिला, डिपॉजिट किया, तो रिसिप्ट साइड में लिख दिया अमाउंट बैंक कॉलम में, और वही चेक कहीं फेल कर गया, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो उसी डेट, दूसरे डेट में जिस डेट को सूचना मिलेगी, हम लिख देंगे उसको क्रेडिट साइड में, बाई साइड में, सेम वही नाम, कहानी खत्म, दोनों साइड से खत्म हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी तरह के एंट्री आती है बैंक में, या तो जमा है या बैंक से भी ड्रॉ है, तो जैसे ही बैंक में जमा हो, डिपॉजिट हो, उसे रिसिप्ट माना जाएगा और रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा और अमाउंट बैंक कॉलम में लिखा जाएगा। और जैसे भी कोई पेमेंट होगा, लगता है कि ये बैंक से पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे और अमाउंट बैंक कॉलम में लिखेंगे। किस नाम पर वो पेमेंट हो रहा, उस मेन हेडिंग को यहाँ पर नोट करेंगे। अगर पॉसिबल है तो चेक नंबर भी डाल सकते हैं, कुछ लोग बढ़ा देते हैं, ड्रॉन ऑन दैट डेट कुछ लिख देते हैं। तो जितना संकेत आप दे सकते हैं रेफरेंस, थोड़ा सा सुविधा मिल जाती है। नहीं दे पाएंगे कोई बात नहीं। तो इस प्रकार हमारे डबल कॉलम कैश बुक जो है, डबल कॉलम कैश बुक विथ बैंक एंड कैश लोग बोलते रहते हैं, यहाँ पर दो कॉलम एक साथ पूरा किया गया है, कैश वाला भी और बैंक वाला भी। अंत में क्या होगा? आफ्टर एंडिंग ऑफ द सर्टेन पीरियड हम जानना चाहेंगे कि दोनों का क्या पोजीशन है, बैलेंस कितना चल रहा है। तो बारी बारी देखेंगे। पहले हम कैश का पोजीशन देख लेंगे कि एक महीने के अंत में जब महीना खत्म हो रहा है तो टोटल कितने हमारे रिसिप्ट हुए कैश। तो इस एग्जाम्पल में टोटल कैश रिसिप्ट है 28,000, 28,000। ये 28,000 रिसिप्ट हो गए, और कैश के नाम पर पेमेंट कितने हैं इधर है, उसको माइनस कर देना है। तो बैलेंस कितना बच जाएगा? बैलेंस बच गया 16,200, 16,200। ये कैश बैलेंस है इस पीरियड के एंड में, इस महीने के एंडिंग में। इसका नाम हम लोग लगते हैं बैलेंस सीडी भी कहते हैं या कैश इन हैंड भी कह सकते हो। तो अंत में आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ए सर्टेन पीरियड यू वांट टू नो द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। तो उसके तरीका है, टोटल रिसीट आप जोड़ लीजिए, उसमें से टोटल कैश पेमेंट माइनस कर दीजिए, और जो बच जाएगा वही हमारा कैश इन हैंड है उस आखिरी पीरियड में। और ये आगे भी जाएगा। अभी तो हमने मंथली किया है, क्या पता हम 15-15 दिन पर करते, क्या पता हम वीकली करते, क्या पता इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन है कि हम डेली करते, तो काम बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन एक सामान्य व्यापार के लिए है, एक स्मॉल बिजनेस के लिए है। स्मॉल बिजनेस में इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, तो नॉर्मली लोग 15 डेज 1 मंथ के बाद बैलेंसिंग करते रहते हैं। तो हमने ये अज्यूम कर लिया है कि 1 मंथ पर हम आराम से कर सकते हैं बैलेंसिंग टोटली, तो वो किया गया। ये जो 16,200 है कैश इन हैंड, दिस इज कॉल्ड डियर बैलेंस, दिस इज फेवरेबल बैलेंस। तो कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं आएगा, फेवरेबल बैलेंस ही आएगा। वो खत्म हो गया। अब सिमिलरली हम देखना चाहते हैं कि हमारे बैंक में कितने रिसिप्ट हुए और कितना हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि हमने पेमेंट ज्यादा कर दिया बैंक से, अब बैंक में डिपॉजिट ही कम हुआ। तो ये सारे पेमेंट साइड है बैंक वाले। तो जब हमने पेमेंट को जोड़ा, चेक किया, तो 74,000 हो रहे हैं। 74,000 हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, लेकिन हमारे बैंक में डिपॉजिट कितने हैं? बहुत कम है। जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया है रिसिप्ट के नाम पर, वो बहुत कम है, और जो हमने पेमेंट किया है वो कितना है? 74,000। तो टोटल पेमेंट में से जो बैंक में रिसिप्ट है उसको माइनस कर देंगे, अब तब जो बच जाएगा तो कहेंगे कि अभी भी बैंक का बैलेंस मेरे ऊपर ही निकल रहा है। ज्यादा पेमेंट कर दिए हैं तो बैंक का बैलेंस मेरे ऊपर ही निकल रहा है। और जब ऐसा होगा, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन आइटम ऑफ लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट इज आल्सो कॉल्ड अ टाइप ऑफ लोन, बैंक लोन।
तो बैंक लोन हमारे लिए लिएबिलिटी है। तो इन द रिलेवेंट केस यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बैलेंस शीट निकला है, देखो दोनों तरफ आ गया, एक उधर आया है कैश वाले के लिए और इधर आ गया है बैंक वाले के लिए। यहाँ पर उल्टा बैलेंस हो गया, यानी बैंक का बैलेंस मेरे ऊपर निकल रहा, जो दायित्व बन गया लिएबिलिटी बन गया। तो लिखा है बैलेंस सीडी, लिख दिया ब्रैकेट में, इंडिकेट कर दिया ओडी, ओवरड्राफ्ट है कितना 42,000 एंड दिस इज ओडी एंड ओडी इज आवर लिएबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। तो खैर आगे की बात है, आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते, अभी उस पर बात हम नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक सामान्य व्यापारी, एक सामान्य जो बिजनेसमैन है, सिंपली वो कैश बुक, सिंगल कलम कैश बुक पे लिख सकते हैं, बैलेंस निकाल सकते हैं, अपने कैश के पोजीशन जान सकते हैं, या अगर वो चाहे तो एक ही समय में बैंक कैश कलम और बैंक कलम दोनों के रिसिप्ट और पेमेंट का बैलेंस निकाल सकते हैं, और कहाँ कहाँ पेमेंट गया, कहाँ कहाँ से आया, ये भी देख सकते हैं। एक और बात बता दें, कभी कभी होता है कि हमारे बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट बन जाता है, ये बात छूट गई थी, मैं बता दूं। कभी कभी हमारे जो बैंक में जो डिपॉजिट है, अगर पॉजिटिव डिपॉजिट, अभी तो लोन दिखाई पड़ रहा है, अगर हमारा पैसा, हमारा रुपया बैंक में ज्यादा पड़ा हुआ है, हो सकता है कि बैंक वाले उस पर हमको इंटरेस्ट दे दें। तो जब इंटरेस्ट देंगे मीन्स हमारे हाथ में कैश नहीं देंगे, हमारे अकाउंट में वो इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, क्रेडिट कर देते हैं। तो जैसे ही हमारे अकाउंट में वो डिपॉजिट करेंगे इंटरेस्ट, तो हमारे लिए रिसिप्ट हो जाएगा। बैंक में इंटरेस्ट हमारे अकाउंट पर चढ़ना, क्रेडिट होना, वो डिपॉजिट माना जाता है। और जो कुछ डिपॉजिट होता है बैंक में, हमारे लिए रिसिप्ट होता है, और जो रिसिप्ट हम उसको इस साइड में लिखेंगे। तो अगर इंटरेस्ट डिपॉजिट है, बैंक वाले ने क्रेडिट कर दिया है, उसको हम लोग इधर लिखेंगे रिसिप्ट साइड में, इंटरेस्ट के नाम से लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक है? तो मुझे लगता है कि इतनी बात होने के बाद आप कैश बुक, सिंगल कलम, डबल कलम समझ चुके होंगे। और आपसे अपील है कि आप पूरे वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।